हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्या करेंगे, जॉइंस एंड सेट ऑपरेशंस इन सीक्वल। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा टेबल्स में डेटा होता है और उस डेटा में कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं कि हमें उस एक से ज्यादा टेबल को यूज करके वैल्यूज को रिट्रीव करना होता है। समटाइम्स वी नीड एन इन्फॉर्मेशन विच इज रिसीविंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। तो कई बार जब हमें डेटा मल्टीपल टेबल्स से रिट्रीव करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, जॉइंस। If the tables have some common field, then it become easier to join these fields and can retrieve the data. क्यों? क्योंकि कोई रिलेशनशिप तो होनी ही चाहिए, तभी तो वो डेटा रिट्रीव कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, ज्वाइनिंग ऑफ टेबल्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड सम सेट ऑपरेशंस आल्सो। So what are joins? Join is a query which combine rows of two or more tables. In a join query, we need to provide a list of tables in from clause. फ्रॉम क्लोज में से हमें जितनी टेबल्स में से डेटा रिट्रीव करना है एक साथ, उन सारी टेबल्स का नाम लिस्ट की तरह कोमा कोमा लगाकर हम ज्वाइन क्वेरी में पास करते हैं। So the process of combining multiple tables in order to retrieve data is called joining। और इसी प्रोसेस को कि कई टेबल्स को, मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके जो है डेटा रिट्रीव किया जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम डेटा फेच करने के लिए क्या यूज कर रहे होते थे, कैसी क्वेरी यूज कर रहे होते थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर टेबल का नाम, लाइक एम्प्लॉय, स्टूडेंट, जो भी टेबल का नाम हो वो। अब क्योंकि उस वक्त हम सिंगल टेबल यूज कर रहे थे तो ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब ज्वाइनिंग के कॉन्सेप्ट में सिर्फ कितना डिफरेंस आया है कि टेबल के जितनी टेबल्स हम यूज कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, उतनी टेबल्स के नाम कॉमा कॉमा लगाकर हम मेंशन करते जाएंगे। माई सीक्वल जो है वो कई तरीके के ज्वाइंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्रॉस ज्वाइन, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन ऑल्सो, एंड नेचुरल ज्वाइन। अब ज्वाइन करना कैसे है, क्वेरीज की अगर बात करें तो दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। या तो हम मल्टीपल टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम क्लोज यूज करते हुए। दूसरा मेथड क्या है कि हम ज्वाइन कीवर्ड का ही यूज करें। सिंपलेस्ट तरीका जो है ज्वाइन करने का वो फ्रॉम क्लोज को यूज करना है, उसके साथ कंडीशन अप्लाई की जाती है वेयर क्लोज को यूज करते हुए। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, दो टेबल्स का नाम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल, और फिर साथ में कंडीशन दे दी। किस तरीके की कंडीशन की, उस वो कंडीशन जिसके थ्रू उसको ज्वाइन कराया जाएगा, यानी उन दोनों में कुछ कॉमन है। कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, अपने रिलेटिव्स हैं, अगर हम अपने मदर और फादर की फैमिलीज को देखें तो उनमें कौन कॉमन है। मदर की फैमिली यानी आपके मामा जी वगैरह, मामा जी वाली फैमिली, नाना जी वाली फैमिली, नाना नानी जी वाली फैमिली। तो ये जो फैमिली है और फादर वाली फैमिली, जहां पर आपके दादा दादी जी और पापा मम्मी आप सब रहते हैं, तो इनमें कॉमन बात क्या है, इनमें कॉमन बात है आपकी मम्मी जी। अगर मम्मी जी ना होते तो ये इन दोनों फैमिलीज के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती। तो सेम चीज यहाँ पर भी, इसमें कोई फील्ड जो है कॉमन होना चाहिए, तभी वो जो है आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, तभी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम, तो वो फील्ड सपोज क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ मम्मी जी का रोल जो है वो डिपार्टमेंट नंबर प्ले करना है। और साथ में देखिए ये भी बताया है कि ये वाला डिपार्टमेंट नंबर जो है कौन सी टेबल में प्रेजेंट है, एम्प्लॉय टेबल में, और ये वाला डिपार्टमेंट नंबर जो है किस में प्रेजेंट है, डिपार्टमेंट टेबल में। ये क्या कह रहे हैं कि ये क्यों यूज किया गया है डॉट लगाकर, एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए, यानी ये कंफ्यूजन ना रहे कि इस वाले डिपार्टमेंट नंबर को कहाँ चेक करना है, इस वाले डिपार्टमेंट नंबर को कहाँ चेक करना है, इसको मामा जी के घर पे और इसको कहाँ चेक करना है, अपने खुद के घर पे। यानी एम्प्लॉय टेबल में और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर को मैच करेंगे, जहां जहां वो मैच कर रहे होंगे वहां वहां की वैल्यूज ज्वाइन होकर आ जाएंगी। और दूसरा तरीका क्या है आपका, ज्वाइन कीवर्ड यूज करते हुए ज्वाइन को ऑन के साथ, बाकी सेम। अब इन्हें धीरे धीरे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, फिर ये बेहतर समझ आएगा। वैसे तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इस चैप्टर तक आते आते आपको टेबल्स क्रिएट करनी आती है, पर फिर भी एक बार को ये क्वेरी देख लेते हैं। हमने टेबल क्रिएट की है, क्रिएट टेबल किस नाम की, एम्प्लॉइज नाम की। उसमें क्या क्या फील्ड प्रोवाइड की है, एम्प्लॉय की आईडी इंटीजर टाइप की, एम्प्लॉय का नेम वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का, जिसमें आपने ये कहा है कि 50 कैरेक्टर्स तक का जो है नाम हो सकता है। देन इज डेजिग्नेशन, यानी उसकी क्या पोस्ट है, वेरिएबल कैरेक्टर टाइप, डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर टाइप की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट टाइप, एंड देन सैलरी फ्लोट यानी डेसिमल वाली वैल्यूज। सो एंटर, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब हम अपनी
वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। सो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, दैट इज एम्प्लॉइज वैल्यूज। पहले इंटीजर, हमने क्या कहा था कि अगर हमें बिल्कुल सेम ऑर्डर में सारी वैल्यूज अगर एंटर करनी हो तो जरूरी नहीं है यहाँ हम मेंशन करें इन फील्ड्स के नेम को भी। तो मैं फील्ड्स के नेम को मेंशन नहीं कर रही क्योंकि मैं हर वैल्यू प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो एम्प्लॉय आईडी सपोज 101, एम्प्लॉय नेम पंकज, डेजिग्नेशन मैनेजर, डिपार्टमेंट आईडी D01 नहीं, मैंने इंटीजर टाइप दिया है तो मैं टेक्सचुअल वैल्यू नहीं ले सकती। और हाँ, ये मैं फिर भूल गई हूँ, जितनी भी आपकी ये वेरिएबल कैरेक्टर वेरिएबल टाइप की वैल्यूज है इनको सिंगल या डबल कोट्स में मेंशन करना होता है। डिपार्टमेंट की आईडी सपोज 1, कमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 2 December 2012, कमा सैलरी 60,000 एंड सेमीकोलन। एरर, इनकरेक्ट डेट वैल्यू। तो ये वैल्यूज डेट के इस तरीके से नहीं लेते हैं। ये वैल्यूज कैसे लेते हैं, पहले ईयर मेंशन करेंगे, सो लाइक 2012 डैश, फिर मंथ मेंशन करेंगे और फिर आप डेट मेंशन करेंगे। डेट टाइप की वैल्यूज को एंटर करने की भी प्रैक्टिस हो गई है कि आप जब डेट्स एंटर करेंगे तो पहले ईयर मेंशन करेंगे, फिर मंथ मेंशन करेंगे और फिर डेट मेंशन करेंगे, वो भी बिना डैश के। तो और वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारी टेबल रेडी हो गई है। अब हम दूसरी टेबल रेडी करेंगे। ये एम्प्लॉइज नाम की टेबल बनाई है हमने, इसी तरीके से हम डिपार्टमेंट नाम की टेबल भी बनाएंगे। So we have created both the tables, one employees, another departments. Employee table में देखिए क्या क्या है, कौन कौन सी फील्ड है, employee ID, employee name, designation, department ID, date of joining and salary. इसी तरीके से आपके जो डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल है उसमें क्या है, डिपार्टमेंट आईडी और इधर डिपार्टमेंट नेम और क्या है, लोकेशन। और क्योंकि जॉइंट्स यूज करते टाइम कोई एक फील्ड कॉमन चाहिए तो इसलिए हमने इन दोनों फील्ड्स में क्या ले लिया है, एक फील्ड को कॉमन ले लिया, दैट इज योर डिपार्टमेंट आईडी। तो सबसे पहला आपका क्रॉस प्रोडक्ट या यूं कह लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी को हम अनरिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन भी बोलते हैं। उसका नाम ही बता रहा है कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी वो सारी की सारी वैल्यूज को एक दूसरे के साथ रिटर्न करेगा। तो दैट मीन्स इट गिव्स ऑल पॉसिबल कंकैटिनेशंस ऑफ ऑल द रोज ऑफ बोथ द टेबल्स। दोनों टेबल्स में जितनी भी रोज हैं उनके जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उन सबको जोड़कर एक सिंगल टेबल बनाने वाले ज्वाइन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ज्वाइन। इस बात का क्या मतलब है कि वन रो ऑफ फर्स्ट टेबल इज ज्वाइंड विद ऑल द रोज ऑफ द सेकंड टेबल। इन द सिमिलर मैनर सेकंड रो ऑफ द फर्स्ट टेबल will be joined with all the rows of the second table, like that. So Cartesian product join each row of one table with each row of another table. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए पहली टेबल में 6 रोज है और दूसरी टेबल में कितनी रोज है, 4 रोज, तो जो नई टेबल बनकर आएगी क्रॉस ज्वाइनिंग के बाद उसमें कितनी रोज होंगी, हमने क्या कहा है कि फर्स्ट टेबल की जितनी भी रोज हैं वो सेकंड टेबल की हर रो के साथ कंबाइन होकर शुरू होगी। सो दैट मीन्स टोटल जो रोज नई टेबल में बनकर आएंगी वो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 24 रोज बनकर आएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज आफ्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ फर्स्ट टेबल एंड कार्डिनैलिटी ऑफ सेकेंड टेबल। कार्डिनैलिटी कुछ नहीं, कार्डिनैलिटी इसी को कहते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है एक पर्टिकुलर टेबल में। सपोज आई वांट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर with all shades, so in this case Cartesian product of cross join is used। यानी हम क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि मुझे ये तीनों कलर्स चाहिए तीनों शेड्स में, यानी रेड कलर को मुझे कंबाइन करना होगा लाइट शेड से भी, के साथ भी और सिल्वर के साथ भी। सिमिलरली ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन लाइट शेड में भी, शाइन में भी, सिल्वर में भी। इसी तरीके से ब्लू का भी लाइट एंड सिल्वर। तो ये क्या यूज कर रहा है, क्रॉस ज्वाइन। ये क्रॉस ज्वाइन का एक एग्जाम्पल है। तो इसको क्वेरी के थ्रू अगर देखें तो क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्स, इस टेबल का नाम एंड कमा कलर और इस टेबल का नाम। सो आउटपुट विल कंटेन हाउ मेनी रोज। आपने क्या कहा था कि कार्डिनैलिटी ऑफ फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय कार्डिनैलिटी ऑफ सेकेंड टेबल। तो 3 रोज इसमें है और 3 रोज इसमें है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9। तो जो नई टेबल बनकर आएगी उसमें कितनी रोज आएंगी, 9 रोज। अब ये देखिए सीक्वल क्वेरीज जब इसे रन करके देखेंगे तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने टेबल डिस्प्ले करवाई कलर वाली,
फिर हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्स यानी शेड्स के सारी रोज को डिस्प्ले कराया और फिर उस पर लगा दिया क्रॉस जॉइन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पहली टेबल का नाम कॉमा दूसरी टेबल का नाम। तो देखिए ये इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनकर आ गए हैं। लाइट शेड में रेड कलर, सिल्वर शेड में रेड कलर, गोल्डन शेड में रेड कलर, लाइट शेड में येलो, सिल्वर में येलो, गोल्डन में येलो, और इसी तरीके से लाइट में ग्रीन, सिल्वर में ग्रीन, गोल्डन में ग्रीन। पहले शेड्स का नाम था इसलिए पहले कॉलम में कौन आ रहा है शेड्स, सेकंड पे कलर का नाम था इसलिए सेकंड फील्ड में सेकंड कॉलम में कौन आ रहा है कलर का। अगर आप ऐसा ना करते, कुछ ऐसा लिख देते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कलर कॉमा शेड्स, तो आउटपुट में क्या आ जाता, यही 9 रोज आती लेकिन पलट कर आती। पहले यहाँ रेड कलर आता, फिर रेड के साथ आपका क्या आता लाइट शेड, फिर आपका येलो कलर आता, उसके साथ क्या आता फिर से लाइट शेड और ग्रीन कलर, फिर उसकी लाइट शेड, इसी तरीके से आपका रेड येलो ग्रीन और फिर नेक्स्ट शेड यानी आपकी सिल्वर शेड, सिल्वर शेड, सिल्वर शेड, फिर इसी तरीके से रेड येलो ग्रीन और उनके साथ जो बची हुई शेड है आपकी गोल्डन गोल्डन गोल्डन। इस तरीके से आपका आउटपुट शो होता। द नेक्स्ट वन इज इक्वी जॉइन, द जॉइन इन विच कॉलम्स आर कंपेयर्ड फॉर इक्वालिटी। उसका तो नाम ही बता रहा है इक्वी जॉइन, तो ज्वाइनिंग करने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं इक्वालिटी का। सो द जॉइन इन विच कॉलम्स आर कंपेयर्ड फॉर इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वी जॉइन। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स आर एंड एस। तो ये दो टेबल्स है हमारे पास आर और एस, इनमें कौन सा कॉलम कॉमन है सी। अब हमें क्या करना था इनको इक्वी जॉइन। अगर हम इक्वी जॉइन करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा नहीं हो रहा क्रॉस जॉइन की तरह कि हर एक का पॉसिबल कॉम्बिनेशन हर रो को हर रो के साथ कंबाइन कर दिया गया, नहीं। इसमें सिर्फ क्या किया गया है, जो कॉलम कॉमन था उस कॉमन कॉलम की वैल्यूज जो दोनों टेबल्स में प्रेजेंट है, यानी मान लीजिए ये मेरी आर टेबल है, ये मेरी एस टेबल है, इन दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो सिर्फ कॉमन वैल्यूज से रिलेटेड डेटा ही डिस्प्ले। जैसे यहां देखिए, यहां पर सी में एस है तो एस वाली टेबल में सी कॉलम में एस है, तो एस का एस के साथ कॉम्बिनेशन, तो क्या डिस्प्ले होगा पी क्यू, और ये दोनों टेबल्स का जो सी वाले कॉलम की वैल्यू है ये भी प्रिंट होगी एस एस एंड क्यू आर। सो पी क्यू एस एस एंड क्यू आर। फिर सी के नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी आर टेबल में टी, तो देखा क्या एस टेबल में टी है, हाँ टी है, तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो मैच होकर आ जाएगी एम एन टी टी एन एम। सो एम एन टी टी एन एम। फिर नेक्स्ट क्या है एस, तो एस यहां है बेशक रिपीट हो रहा है लेकिन एस की वैल्यू जो है वो अवेलेबल है, तो आर टेबल से तो ये वैल्यूज पिक होंगी ओ पी एंड एस, और एस टेबल से आपकी एस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वही प्रिंट होगी एस क्यू आर। सो इट इज ओ पी एस एस क्यू आर। So the result will contain 6 columns, but records are selected, only those records are selected which have equal value for column C. तो हमने क्या यूज किया है, इक्वालिटी को यूज किया है, जहां पर C की इक्वल वैल्यूज है सिर्फ उन्हीं के लिए वैल्यूज को कंबाइन करवाया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इस तरीके से नहीं निकलेगी m क्रॉस n, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स का पता रहेगा, बाकी तो सिर्फ इंटरसेक्टिंग वैल्यूज ही डिस्प्ले होंगी। नंबर ऑफ कॉलम्स किस हिसाब से आएंगे, जो आपकी फर्स्ट टेबल के मान लीजिए m कॉलम्स हैं अगर, और आपकी सेकंड टेबल के अगर n कॉलम्स हैं, तो जो रिजल्टेंट टेबल है उसमें कितने कॉलम्स होंगे m प्लस n। तो इसे बेहतर समझने के लिए दो टेबल्स लेते हैं, एक एम्प्लॉय नाम की, इसमें एम्प्लॉयज की डिटेल है विद डिपार्टमेंट नंबर कॉलम, और एक दूसरी टेबल लेते हैं जिसका नाम है डिपार्टमेंट, जिसमें डिपार्टमेंट नंबर, जिसमें भी डिपार्टमेंट नंबर नाम का कॉलम होगा। क्यों, क्योंकि हमें ज्वाइन करने के लिए कोई एक कॉलम तो कॉमन चाहिए था। सपोज ये दो टेबल्स हैं जिन्हें हम ज्वाइन करना चाहते हैं, एम्प्लॉय नाम की और डिपार्टमेंट नाम की। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर जो है वो दोनों का सेम है, कॉमन फील्ड है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये नाम बिल्कुल सेम हो, ये चाहते तो ये इसको ऐसे लिख सकते थे DEPT अंडरस्कोर नंबर, ये डिफरेंट हो सकता है लेकिन ये वैल्यूज जो है ये मैचिंग रहेंगी, ये एक्चुअल में सेम चीज की बात कर रहे होंगे। तो देखिए हम क्या चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी वैल्यू फेच करना चाहते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल अलोंग विद कॉरेस्पॉन्डिंग मैचिंग डिपार्टमेंट, और हमें मैचिंग डिपार्टमेंट के साथ उस एम्प्लॉय की वैल्यू को ढूंढना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें आलम को ढूंढना है
जिसके डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू क्या है 10, और वो आलम के सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर को ना दिखाए, डिपार्टमेंट की डिटेल्स भी दिखाए, जैसे कि उसके डिपार्टमेंट का नाम क्या है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए दोनों टेबल्स में क्या था, यहां से तो आपको एम्प्लॉय का नाम पता चल जाएगा आलम, और ये कि उसके डिपार्टमेंट का नाम क्या है ये एम्प्लॉय टेबल में कहीं मेंशन नहीं है, वहां सिर्फ नंबर मेंशन है। लेकिन ये चीज आपके डिपार्टमेंट टेबल में मिल जाएगी कि उसके डिपार्टमेंट का नाम क्या है, किसकी हेल्प से, डिपार्टमेंट नंबर की हेल्प से। तो आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ताकि आपको उसके डिपार्टमेंट का नेम भी पता चले और उसके डिपार्टमेंट हेड का भी पता चले कि कौन है रितिका। इस तरीके से उन्होंने क्या थियरी एग्जीक्यूट कराई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना था इसलिए दोनों टेबल्स का नाम दे दिया कमा लिखकर, और फिर क्या कर दी, कंडीशन प्रोवाइड कर दी, वेर जहां क्या, अब हमें कुछ इक्वालिटी यूज करनी थी, क्यों, क्योंकि हम इक्वी ज्वाइन कर रहे हैं। सो एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, जहां पर एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल आए। तो ऐसे केस में तो क्या हुआ, आपके पास वहां कितनी वैल्यूज थी 14 और 1 2 3 4, तो ये 14 ही रहेंगी, नंबर ऑफ रोज तो जो जिसमें ज्यादा रोज होंगी उसके बराबर रहेगी, और साथ में नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे आ रहे थे, जितने कॉलम्स आपके इस टेबल में है 1 2 3 4 प्लस जितने दूसरे टेबल में 1 2 3, सो टोटल कॉलम्स हैज टू बी 7। सो यहाँ देखिए 7 कॉलम्स आपके पास आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, और इनमें जो कॉमन कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर वो भी आपका दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से हम आराम से देख सकते हैं कि जो आलम है उसके डिपार्टमेंट आईडी जो डिपार्टमेंट नंबर 10 है, और उसकी सैलरी भी विजिबल है, उसके डिपार्टमेंट का नाम भी पता है और उसके हेड का नाम भी हमें पता चल रहा है। तो यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जो डिपार्टमेंट नंबर है वो 2 बार शो हो रहा है, किस केस में, इक्वी ज्वाइन में, क्योंकि आगे अभी एक केस आएगा जिसमें ये रिपीट नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यान दें कि किस केस में ये रिपीट हो रहा है। नाउ यूजिंग टेबल अलाइज, ये आप डेटा फ्रेम में भी बहुत कर चुके हैं, अलाइज का मतलब आप सब जानते हैं, अलाइज का मतलब क्या है, निक नेम। सब लोग अवॉइड करते हैं बड़े बड़े नेम्स को टाइप करना, तो आप अपने बड़े बड़े टेबल्स के नेम को छोटा करके लिख सकते हैं, कोई भी निक नेम रख सकते हैं उसका, ताकि आपको टाइपिंग में टाइम कम कंज्यूम करना पड़े। तो इसका एग्जांपल देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम यहाँ छोटा सा था वैसे तो, लेकिन मान लीजिए और भी छोटा लिखना है किसी को अगर, तो ईएमपी की जगह अगर वो क्या लिखे, ई, तो ये एम्प्लॉय टेबल की जगह अब क्या लिख सकता है, ई, एंड देन डिपार्टमेंट की जगह क्या लिख सकता है, डी, ये ई और डी इनके क्या हो गए, अलाइज नेम। तो देखिए जब अब वो कंडीशन लगाएगा ना तो उसको पूरी टेबल का नाम बताने की जरूरत नहीं है ईएमपी, वो सिर्फ क्या लिख सकता है या लिख सकती है, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। यहाँ उसने टेबल को ज्वाइन कराया है, लेकिन अब की बार किसको यूज करते हुए कराया है, अलाइज नेम को, ई एंड डी, एंड आउटपुट इज सेम। अच्छा ये किसका एग्जाम्पल है, अभी भी किया है ना आपने, इक्वी ज्वाइन का ही एग्जाम्पल है, बस इसको आपने अलाइज नेम यूज करते हुए देखा है। नेक्स्ट वन इज योर नॉन इक्वी ज्वाइन। नॉन इक्वी ज्वाइन, इसका भी नाम ही बता रहा है, जहां इक्वालिटी ना हो, मतलब केवल इक्वालिटी ना हो, जैसे ऐसा तो हो सकता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, पर ऐसे ना हो कि सिर्फ इक्वल टू। तो जहां इक्वल टू के अलावा कोई भी और साइन हो या कुछ ऐसे फ्रेजेस हो लाइक बिटवीन, इस तरीके के एक्सप्रेशंस के थ्रू जब हम ज्वाइन कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इक्वी ज्वाइन। जैसे कुछ इस तरीके की क्वेरी, सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट नाम की टेबल, और ये क्या है आपका टेबल का नेम, और ये डॉट नेम आपका क्या है, आपकी फील्ड का नेम, फील्ड का नेम कह लीजिए या कॉलम नेम कह लीजिए, कमा रिकॉर्ड डॉट आईडी, मींस रिकॉर्ड नाम की टेबल और आईडी नाम की फील्ड, रिकॉर्ड कमा सिटी, यानी रिकॉर्ड नाम की टेबल और सिटी नाम की फील्ड, ये सब सिलेक्ट करने हैं आपको, यानी ये डिस्प्ले कराएंगे कहां से, फ्रॉम स्टूडेंट, एंड दूसरी टेबल का नाम क्या है, कौन सी 2 टेबल्स यूज हुई है, स्टूडेंट एंड रिकॉर्ड, सो स्टूडेंट कमा रिकॉर्ड। अब कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, वेयर, जहां क्या हो। पहले वाले केस में इक्वी ज्वाइन में तो हम क्या कर रहे होते थे कि हम स्टूडेंट टेबल का नाम लिखते और कॉलम का नाम लिखते, क्योंकि आईडी जो कॉलम है एक कॉमन कॉलम है इन दोनों में, इज इक्वल टू रिकॉर्ड डॉट आईडी लिखते, पर क्योंकि ये इक्वालिटी वाला ज्वाइन नहीं है, ये नॉन इक्वी ज्वाइन है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, इक्वालिटी को छोड़ के कुछ भी साइन, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, वेयर स्टूडेंट आईडी इज लेस देन रिकॉर्ड आईडी। तो सिर्फ वही डेटा डिस्प्ले होगा जिसमें क्या होगा, रिकॉर्ड वाली टेबल की आईडी वाले कॉलम से वैल्यूज छोटी होगी। तो देखिए ये एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको चीज समझाने की कोशिश करेंगे।
ये the credit goes for this diagram और flow chart goes to W3C resources. ID में वैल्यूज हैं 2, 5, 3, 1, 4 और कॉलम 1 में कुछ वैल्यूज हैं। इसी तरीके से यहाँ की ID में भी कुछ वैल्यूज हैं और कॉलम 2 की भी वैल्यूज हैं। तो इन्होंने दोनों टेबल्स न्यू 1 नाम की टेबल है, न्यू 2 नाम की टेबल है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू 1, न्यू 2 वेयर न्यू 1 ID यानी न्यू 1 की जो टेबल है उसकी ID वाला कॉलम यानी ये, और जो बिटवीन 5 एंड 6, तो बिटवीन 5 एंड 6 किस किस आईडी का है? सिर्फ इसका है, जिसमें बिटवीन में यहाँ पर क्या है, ये वाली वैल्यू जो है इंक्लूड होगी, तो इसमें ये वाली वैल्यू ही इंक्लूड होगी सिर्फ, बाकी तो सारे 5 से छोटे हैं, तो 5 और 6 के बीच में तो सिर्फ इस हिसाब से यही आएगी वैल्यू। ओनली दिस रो विल बी फिल्टर्ड। और अब क्या करेंगे, ज्वाइनिंग विद ऑल द रोज ऑफ टेबल न्यू 2, तो जो ये वाली जो वैल्यू आई है फिल्टर होकर, जो इस कंडीशन की वजह से न्यू 1 डॉट ID बिटवीन 5 एंड 6, इसमें से न्यू 1 की टेबल में से सिर्फ एक वैल्यू फिल्टर होकर आ जाएगी। अब इस एक वैल्यू को आप सेकंड टेबल के हर रो के साथ जो है कंबाइन करके शो करेंगे, तो वो होगा उसका आउटपुट। तो इस तरीके से इसका आउटपुट शो हो रहा है। ये आपका बिटवीन किस तरीके से परफॉर्म करता है उसका फ्लो चार्ट है। तो मैंने ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट कराई थी अभी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज क्रॉस ज्वाइन डिपार्टमेंट। तो देख रहे हैं आप वैल्यूज किस तरीके से शो हो रही हैं। तो मैंने फोंट साइज को थोड़ा छोटा कर लिया ताकि आपको ये टेबल दिखाई दे, उसका आउटपुट दिखाई दे कि क्या एग्जीक्यूट करने पे क्या शो हो रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल से सारे कॉलम्स के वैल्यूज को डिस्प्ले करा रहे हैं, और साथ में किसको ज्वाइन करा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स टेबल को ज्वाइन करा रहे हैं, वो भी कैसा, क्रॉस ज्वाइन। और आपको पता है कि क्रॉस ज्वाइन में क्या हो रहा था कि आपके पहले वाले टेबल की फर्स्ट रो आपके सेकंड वाले टेबल की हर रो के साथ कंबाइन होकर आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपकी पहले वाली टेबल की फर्स्ट रो जिसमें क्या है, आपके एम्प्लॉय की ID 101, एम्प्लॉय नेम पंकज, उसकी डेजिग्नेशन मैनेजर, डिपार्टमेंट ID, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसकी सैलरी, ये तो फर्स्ट टेबल से पिक किया है। फिर इसको कंबाइन किया किसके साथ, सेकेंड टेबल के हर रो के साथ। सो फोर्थ रो, थर्ड रो, सेकेंड रो, फर्स्ट रो, ये चारों रोज थी आपकी सेकेंड टेबल में, उन चारों रोज के साथ आपके फर्स्ट टेबल की पहली रो कंबाइन होकर आई। फिर इसी तरीके से आपकी फर्स्ट टेबल की दूसरी रो आपकी सेकेंड टेबल की हर रो के साथ कंबाइन होकर आ रही है। फिर इसी तरीके से थर्ड रो यानी काव्या का कॉम्बिनेशन हर डिपार्टमेंट के साथ, इसी तरीके से अर्नव का, और इसी तरीके से प्रीति का। तो ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल। अब देखिए हम इक्वी ज्वाइन का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो क्या कर रहे हैं हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट्स टेबल, और कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, इक्वी ज्वाइन वाली, वेयर एम्प्लॉइज की टेबल, उसमें कौन सी फील्ड नेम, कौन सा फील्ड नेम, कौन सा कॉलम, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू, फिर आपके डिपार्टमेंट्स टेबल का डिपार्टमेंट ID कॉलम उसके साथ मैच करना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, इक्वालिटी ऑपरेटर इस कंडीशन के अंदर, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वी ज्वाइन। तो इसका आउटपुट देखिए, ये देखिए इसका आउटपुट क्या शो हो रहा है, सिर्फ वही वाली फील्ड्स डिस्प्ले हो रही हैं जहां पर डिपार्टमेंट ID जो है वो मैच कर रही है एम्प्लॉय टेबल की, और आपके डिपार्टमेंट टेबल की जहां ID मैच हो रही है, सिर्फ वही टेबल जो है डिस्प्ले हो रही है। सो पंकज के लिए डिपार्टमेंट ID क्या थी, 1, और 1 डिपार्टमेंट ID आपके डिपार्टमेंट टेबल में भी अवेलेबल थी। इसी तरीके से अमीशा, क्योंकि उसकी डिपार्टमेंट ID 1 है, काव्या 2, अर्नव 2, प्रीति 3। तो देखिए एक वैल्यूज थी आपकी 4 के लिए डिपार्टमेंट टेबल में, अगर आपको याद हो तो यहाँ एक बार टेबल डिस्प्ले करा लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। देखिए इसमें एक और वैल्यू थी 4, टेक्निकल सपोर्ट पानीपत, उसकी वैल्यू यहाँ डिस्प्ले नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि वो इस तरीके की कोई वैल्यू आपकी एम्प्लॉय टेबल में नहीं थी। तो सिर्फ 3 तक की वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, और दोनों टेबल्स को कंबाइन करके ये वाला डेटा उसने कहाँ से पिक किया, डिपार्टमेंट ID, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी तक का जो डेटा है ये उसने फर्स्ट टेबल से पिक किया, और उसके बाद डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन ये उसने सेकंड टेबल से पिक किया, और इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ शो कर दिया। और हमें क्या ध्यान रखना है कि इक्वी ज्वाइन के केस में डिपार्टमेंट ID वाला कॉलम जो है वो रिपीट होता है। और दूसरा मेथड जो आपका ज्वाइन यूज करने का है, और अभी क्योंकि हम इक्वी ज्वाइन डिस्कस कर रहे हैं तो उसी का एग्जांपल लेंगे, क्या यूज करते हुए, ज्वाइन एंड ऑन कीवर्ड एक साथ यूज करते हुए। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, आपको सारी वैल्यूज चाहिए कहाँ से, एम्प्लॉइज टेबल से, उसको ज्वाइन करवाना है किसके साथ,
डिपार्टमेंट टेबल के साथ, ऑन क्या क्या कंडीशन अप्लाई करनी है उसके साथ, ऑन एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी, जहां पर एम्प्लॉइज टेबल में डिपार्टमेंट आईडी किसके इक्वल हो, डिपार्टमेंट्स टेबल की डिपार्टमेंट आईडी के लिए। यहाँ पर हम एस लगाना भूल गए क्योंकि हमारे टेबल का नाम डिपार्टमेंट नहीं डिपार्टमेंट्स है। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो देख रहे हैं आप, सेम आउटपुट आया है जो यहाँ आया था। इस वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करने से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट वेयर कंडीशन लगाने से जो आउटपुट शो हो रहा था वही आपका यहाँ ज्वाइन और ऑन यूज करते हुए इक्वी ज्वाइन का आउटपुट शो हो रहा है। ओके, यहाँ पर मैंने एक और क्वेरी एग्जीक्यूट कराई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज अलाइज नेम ई डिपार्टमेंट अलाइज नेम डी वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी बिटवीन ई डिपार्टमेंट ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी एंड डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। वैसे इसका जो आउटपुट है वो मेरे किसी काम का नहीं है, तो हम कोई ढंग की क्वेरी लेते हैं आपको नॉन इक्वी ज्वाइन समझाने के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। तो एक और क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको ठीक से समझने के लिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज टेबल से सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं और उसका अलाइज नेम ई, डिपार्टमेंट से भी सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं और उसका अलाइज नेम हमने क्या रख दिया, डी। और अब कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वेयर ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, जो आपके एम्प्लॉय की आईडी है वो किसके और किसके बीच में लाई करे, बिटवीन 101 एंड 102। एंटर। तो देख रहे हैं ये दोनों टेबल्स जो है वो ज्वाइन होकर आ गई हैं, लेकिन सिर्फ किन आईडीज के लिए, 102 के लिए और 101 के लिए। सो 102 101 102 101 102 101 102 101, इन आईडीज को हर डिपार्टमेंट के साथ जो है उन्होंने ज्वाइन करके आपको आउटपुट रिटर्न करके दे दिया है। ये एक मीनिंगफुल, इस वक्त एक मीनिंगफुल आउटपुट नहीं आया, लेकिन इसका यूसेज आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि अगर हमें नॉन इक्वी ज्वाइन यूज करना है तो उसका आउटपुट किस तरीके का रहेगा। देन इज नेचुरल ज्वाइन। Natural join is the join in which only one of the identical columns exist। यानी इस बात का क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही आइडेंटिकल कॉलम एग्जिस्ट करेगा। यानी देखो वो क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिकल कॉलम्स का होना भी जरूरी है, लेकिन जब आउटपुट शो होगा तो उसमें सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले होगा। आपको याद होगा इक्वी ज्वाइन के केस में क्या हो रहा था, इक्वी ज्वाइन के केस में दोनों के दोनों जो आइडेंटिकल आपके कॉलम्स थे दोनों आउटपुट में आपको शो हो रहे थे। जो एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम था वो भी शो हो रहा था और साथ में जो डिपार्टमेंट कॉलम में डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम था वो भी शो हो रहा था। लेकिन नेचुरल ज्वाइन में ऐसा नहीं होगा, बाकी सारा आउटपुट सेम रहेगा, बस क्या होगा, जो डिपार्टमेंट आईडी है ये वाला कॉलम सिर्फ एक बार डिस्प्ले होगा। दैट इज व्हाई इट इज राइटिंग हियर इन विच ओनली वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम्स एग्जिस्ट। So it is similar to equijoin except that duplicate columns are eliminated in natural join that would otherwise appear in equijoin। यही बात मैंने आपको भी एक्सप्लेन की है। इन नेचुरल ज्वाइन वी स्पेसिफाई द नेम्स ऑफ द कॉलम टू फेच इन प्लेस ऑफ विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ अपीयरिंग कॉमन कॉलम ट्वाइस इन द आउटपुट। जैसे यहाँ देखिए सिलेक्ट, अब यहाँ आप स्टार नहीं लिख रहे हैं, उन कॉलम्स का नाम बता रहे हैं कि कौन से कॉलम्स की वैल्यूज आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। लाइक एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट का हेड कौन है, कौन सी टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल उसका अलाइज नेम एंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल उसका अलाइज नेम। फिर कंडीशन क्या अप्लाई की है, वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट नंबर। तो आपका आउटपुट इस तरीके से शो होगा। देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको डिपार्टमेंट नंबर शो ही नहीं हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ उसे डिस्प्ले नहीं कराया। अगर आप यहाँ स्टार लिखते भी तो भी क्या होता, वो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम सिर्फ एक बार ही विजिबल होता। चलिए मैं आपको नेचुरल ज्वाइन करके दिखाती हूँ यहाँ पर। सो आई एम राइटिंग द क्यूरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल का नाम यानी, और जिसके साथ ज्वाइन करना है अब उसका नाम, बीच में कीवर्ड नेचुरल ज्वाइन और फिर डिपार्टमेंट्स सेमीकोलन, एग्जीक्यूट। तो अब आप देख रहे हैं ये नेचुरली ज्वाइन होकर आ गया है, यानी आपके पास यहाँ पर क्वेरीज क्या शो हो रही है, यहाँ डिपार्टमेंट आईडी की रिपीटेशन नहीं हो रही है। इसने क्या किया, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग सी कर दी है कि फर्स्ट डिपार्टमेंट आईडी जिन लोगों की है वो शो हो गए, सेकंड जिनकी है वो, और थर्ड जिनकी है वो। साथ के साथ ये देखिए कि इसमें जो डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम है ना वो दोनों टेबल्स में था, आपकी एम्प्लॉइज टेबल में भी था और आपके डिपार्टमेंट्स टेबल में भी था, पर आउटपुट पे सिर्फ कितनी बार डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ एक बार। इस तरीके से आपका नेचुरल ज्वाइन का आउटपुट शो होता है। एक तो तरीका ये है नेचुरल ज्वाइन यूज करने का। तो इसमें एक बात और नोट करने की है, प्लीज नोट दैट व्हेन वी यूज नेचुरल ज्वाइन वी नीड नॉट स्पेसिफाई अ ज्वाइन कंडीशन।
जैसे पिछली बार वाले ज्वाइन में, इक्वी ज्वाइन में और क्रॉस ज्वाइन में, इन सब में हमने क्या किया था, हम मेंशन करते थे कि वेयर एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, वो कंडीशन अप्लाई कर रहे होते थे। यहाँ हमने ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की, ये उस वैल्यू को खुद से पिक कर लेगा, इनबिल्ट है ये इसके अंदर। सो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट नेचुरल ज्वाइन थ्रू एप्रोप्रिएट कॉमन फील्ड्स। यानी क्या हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि जो हमने वो कंडीशन नहीं दी है तो वो ये अपने आप से पिक कर लेगा, ये खुद देख लेगा कि वो कौन सी कॉमन फील्ड्स हैं। और एक और तरीका यही सेम नेचुरल ज्वाइन यूज करने का, हम कुछ ऐसी कंडीशंस भी लगा सकते हैं, कुछ एडिशनल कंडीशंस, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट्स, और फिर साथ में हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन भी लगा सकते हैं, एडिशनल कंडीशंस लाइक वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 70,000 maybe and semicolon, let's check। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, नेचुरल ज्वाइन तो यूज कर ही रहा है कि सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी कॉलम सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले हो रहा है, पर सिर्फ कौन सी वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा है, जिनके लिए सैलरी की वैल्यू क्या है, मोर देन 70,000। तो इसलिए सिर्फ ये 2 रोज ही डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि 2 ही इंसानों की जो है 70,000 से ज्यादा सैलरी है, अर्नव एंड प्रीति। देन नेक्स्ट वन इज ज्वाइन ऑपरेशन गिविंग द सेम आउटपुट्स। तो ये इस तरीके के कुछ ज्वाइन ऑपरेशन है जो सेम आउटपुट रिटर्न करेंगे, like using the clauses for joining of tables, join और natural join clause। select star from table, cross यूज करें या natural join यूज करें, table 2 का नाम on, फिर join condition using join fields। बस क्या डिफरेंस रहेगा इनमें कि इसमें डुप्लीकेट कॉलम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, इसमें डुप्लीकेट कॉलम्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, उसको एक ही बार लिखा जाता है। फॉर क्रिएटिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 1 join department। For creating cross join select star from employee cross join department, इसका भी सेम रिजल्ट। For creating equi join select star from employee, जहां पर employee dot join किसके साथ join, डिपार्टमेंट के साथ join, कौन सी कंडीशन अप्लाई करके, on e dot employee code is equal to d dot department id code। So for creating natural join select star from employee 1, natural join किसके साथ natural join करना है, डिपार्टमेंट के साथ। इन सारी क्वेरीज का आउटपुट क्या कह रहे हैं, वो सेम आ रहा है। Then is left join, नाम ही बता रहा है इसका, लेफ्ट join, यानी अगर 2 टेबल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, एक R और एक S, तो जो आउटपुट शो हो रहा होगा वो आउटपुट कैसे शो होगा, R वाली टेबल की लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, R वाली टेबल, और राइट हैंड साइड कौन सी है, S वाली टेबल। तो आउटपुट में क्या होगा, एस वाले का कोई मतलब नहीं, लेकिन राइट आर वाली टेबल जो कि लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है, उसकी सारी रोज इस आउटपुट वाली टेबल में, डी टेबल में एग्जिस्ट करेगी, चाहे उसकी मैचिंग रो एस में एग्जिस्ट करे चाहे ना करे। और अगर ऐसी कोई रो है जो एस में नहीं मैच कर रही है, एस के साथ मैच नहीं कर रही है, तो उसके लिए आउटपुट टेबल में क्या वैल्यू लिखी आ जाएगी, नल। सिंटेक्स क्या है इसका, MySQL सिलेक्ट कॉलम के लिस्ट फ्रॉम पहले वाली टेबल, और फिर लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड दूसरे वाली टेबल के साथ, जिसके साथ करना है, टेबल 1 को टेबल 2 से ज्वाइन करना था, कैसा ज्वाइन करना है, लेफ्ट ज्वाइन करना है, क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, ऑन द कंडीशन, फिर जो भी यहाँ कंडीशन अप्लाई करनी हो, ये इसका सिंटेक्स है, या यूं कह लीजिए रूल है लिखने का। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। ये हमने क्वेरी पास की, MySQL सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय की पूरी टेबल आपको शो हो रही है, जिसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट नंबर है, सैलरी है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली लिखी हुई टेबल है। फिर आपकी राइट हैंड साइड वाली जो मान के चलेंगे हम, यानी एक और टेबल क्रिएट की जिसको हम राइट हैंड साइड मानकर चल रहे हैं, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नाम की टेबल जिसमें कौन कौन से कॉलम्स है, PID, P नेम एंड एम्प्लॉय नंबर। तो कॉमन फील्ड है हमारे पास ज्वाइनिंग के लिए, एम्प्लॉय नंबर। अब हम ज्वाइन लगाते हैं, कैसा, लेफ्ट ज्वाइन। Suppose we want to select project ID, project name, employee name from both the tables, and we want all the employees names record must come whether employee is working on the project or not। तो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ employees प्रोजेक्ट पे काम ना कर रहे हो, पर हमें सारे employees के names चाहिए, और जो employees प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उनके सामने उसके प्रोजेक्ट का नाम लिखा है। तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सारी वैल्यूज किसकी चाहिए, एम्प्लॉय नेम की, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट ज्वाइन यूज करेंगे, क्योंकि ये इसको हम कौन सी टेबल कंसीडर कर रहे हैं, लेफ्ट। इसका जो ज्वाइन कीवर्ड होगा, लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड, उसके लेफ्ट में हम इसका नाम लिखने वाले हैं, और उसके राइट में हम दूसरी टेबल का नाम लिखने वाले हैं। सो सिलेक्ट एम्प्लॉय टेबल में से सिलेक्ट करना है, इसलिए EMP डॉट क्या सिलेक्ट करना है,
एम्प्लॉय नंबर, और ई नेम और प्रोजेक्ट नेम। कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉय एंड फ्रॉम प्रोजेक्ट टेबल। लेकिन उनको कैसे डिस्प्ले करवाना है? लेफ्ट जॉइन के साथ। कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं? ऑन एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट एम्प्लॉय नंबर। तो आउटपुट देखिए, आउटपुट कैसा शो हो रहा है? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड दिस इज योर प्रोजेक्ट नेम। तो इस तरीके से आपकी टेबल जो है वो कंबाइन होकर आ जाएगी, जिसमें सारे एम्प्लॉयज आपके पास हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे अगर आप एम्प्लॉय नंबर 5 को देखें, फ्रेडी, तो उसके केस में आप देख पा रहे हैं कि सेकंड टेबल में उसके नाम का कोई मैच नहीं था, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी थी ही नहीं 5th एम्प्लॉय आईडी। तो ऐसे केस में यानी वो किसी प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं कर रहा था, तो ऐसे केस में क्या वैल्यू रिटर्न होकर आ गई? नन। बिल्कुल इसी तरीके से आपका राइट जॉइन है। मुझे नहीं लगता आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट चलिए कर देते हैं। अब तक आप सोच भी चुके होंगे कि इसमें क्या आएगा। So when we use right join, it returns all the rows from the second table. इसमें क्या होगा? सेकेंड टेबल की सारी रोज आएंगी आउटपुट में, चाहे उनमें मैचिंग रोज हो ना हो, चाहे फर्स्ट टेबल में मैचिंग रोज हो या ना हो। तो फर्स्ट टेबल में जिनकी मैचिंग रोज नहीं होंगी उसके लिए वो क्या रिटर्न करेगा? नल। सिंटेक्स सिमिलर, बस लेफ्ट जॉइन की जगह क्या आ जाएगा? राइट जॉइन। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी कंडीशन वही, दोनों सेम टेबल्स। अगर सेम ही कंडीशन है तो बस क्या करना है, यहाँ पर राइट जॉइन कीवर्ड लिख देना है। तो बस आपके आउटपुट पे क्या आ जाएगा? पहले प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा, फिर एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज सेट ऑपरेशंस इन सीक्वल। तो जिस तरीके से जॉइंस थे, इसी तरीके से अब सेट ऑपरेशंस है सीक्वल में। So like join, SQL set operations like union, intersection and minus, they also help us to combine the rows coming from two or more tables. Tables को ही हम relations में बोल देते हैं। पर दोनों में फर्क क्या है? जो SQL joins थे वो क्या करते थे? दो या दो से ज्यादा tables को कैसे combine कर रहे होते थे? column wise, यानी width wise। यानी हम ये कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए एक टेबल ये थी, इसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। दूसरी टेबल, इसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये क्या कर रहे थे? कॉलम्स को कंबाइन कर रहे थे, यानी इन टोटल इस तरीके से कॉलम्स हो जाया करते थे, 3 4 5 6 इस तरीके से। यानी ये कॉलम वाइज जो है डेटा को कंबाइन कर रहे थे। कौन? जॉइंस। लेकिन सेट ऑपरेशंस क्या कर रहे हैं? दे कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स लेंथ वाइज, और यूं कह सकते हैं ये रो वाइज कंबाइन कर रहे हैं डेटा को। ये बात एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ आएगी। और यूनियन यूज करते टाइम कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। एग्जाम्पल देखने से पहले हम उन बातों को नोट कर लेते हैं। इट अलाउज मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट्स रिटर्न्ड बाय टू और मोर क्वेरीज बाय कंबाइनिंग द रिजल्ट्स ऑफ ईच क्वेरी इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट। इस पर जो भी मैनिपुलेशंस लगती हैं वो टेबल के कंबाइन होने के बाद लगती हैं। दूसरा ये कि यूनियन ऑपरेटर जब भी लगेगा तो वो डुप्लीकेट रोज को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। हमें कोई ऑपरेशन उस पर लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही ऑटोमेटिक वैल्यूज को पिक नहीं करता। ऑटोमेटिक जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी उनको एक बार ही आउटपुट में शो करता है। और अगर हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को भी इंक्लूड कराना है तो हम यूनियन की जगह क्या लिखेंगे? यूनियन ऑल। एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर यूजिंग यूनियन? बोथ द सिलेक्ट स्टेटमेंट्स, इसमें दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स यूज हो रही है, बीच में क्या कीवर्ड यूज हो रहा है? यूनियन। सो दे मस्ट बी कंपैटिबल विद ईच अदर। कंपैटिबल विद ईच अदर का क्या मतलब है? कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले टेबल में होंगे या लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वेरी में होंगे, यूनियन शब्द के लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेरी लिखी होगी सिलेक्ट करके, और जो राइट हैंड साइड में क्वेरी लिखी होगी सिलेक्ट करके, उन दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? सेम। और उन कॉलम्स का जो डेटा टाइप है वो भी सिमिलर होना चाहिए और ऑर्डर भी सिमिलर होना चाहिए। इस बात से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है ये जिसमें इधर क्या लिखे हुए है? नेम, और इधर क्या लिखी है? सिटी। तो नेक्स्ट टेबल में भी दो ही कॉलम होने चाहिए और उसमें भी इधर नेम और कॉलम ऑर्डर में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर सिटी है और इधर नेम है। नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज वैलिड। द ऑर्डर बाय क्लोज कैन अकर ओनली एट द एंड ऑफ यूनियन स्टेटमेंट। ऑर्डर बाय क्लोज यूज करना है तो यूनियन स्टेटमेंट के बाद यूज होगा। ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लोजेस आर अलाउड ओनली विद इन इंडिविजुअल क्वेरीज। These queries cannot be used to affect the final result set. ये final result set को affect नहीं करने वाली group by और having clauses ये final result को affect नहीं करेंगे। ये individual queries के अंदर ही यूज होंगे। अभी इनको एग्जाम्पल से देखेंगे। चलिए दो नई टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जो पहले से एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं उनमें वो टेबल्स ऑर्डर में नहीं है, सेम ऑर्डर में नहीं है, या यूं कह लीजिए कि यूनियन कंपैटिबल नहीं है। तो हम यूनियन कंपैटिबल टेबल्स क्रिएट करेंगे पहले, यानी सेम डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स और सेम ऑर्डर में। सो पहले एक
टेबल क्रिएट कर रहे हैं किस नाम की, पर्सन्स नाम की, जिसमें पहला कॉलम क्या है, पर्सन आईडी और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। सेकंड कॉलम क्या होगा, फर्स्ट नेम, उसका डेटा टाइप क्या होगा, varchar। थर्ड कॉलम क्या होगा, सिटी, उसका डेटा टाइप भी क्या होगा, varchar। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो क्वेरी ओके, 0 rows affected, that means table has been created। अब इसके तरीके की एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, को कोई और नाम देते हैं, पर्सन्स की जगह स्टूडेंट, एम्प्लॉई। स्टूडेंट और एम्प्लॉई नाम की टेबल इस डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो कुछ और नाम दे सकते हैं। तो दूसरी टेबल का नाम हम रख लेते हैं सेल्समैन। पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, varchar, सिटी, varchar, यही कॉलम्स ले रहे हैं और इसी ऑर्डर में ले रहे हैं। सो क्वेरी ओके, 0 rows affected। तो ये दोनों टेबल पर्सन्स और सेल्समैन दोनों अब एग्जिस्ट कर रही हैं इस डेटाबेस में। अब इनमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। तो ये क्वेरी क्रिएट कर ली है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम पर्सन्स वैल्यूज। तो इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज मैंने इंसर्ट करने की क्वेरी लिख ली है, इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो क्वेरी ओके, 3 rows affected। तो इसमें पर्सन्स वाली टेबल में हम डेटा एंटर कर चुके हैं। अब इसी तरीके से हम वैल्यूज एंटर करेंगे अपनी दूसरी टेबल में, दैट इज सेल्समैन। इसमें भी एंटर हो चुके हैं। अब हम अपने टेबल्स को देख लेते हैं, इनमें क्या वैल्यूज एंटर हुई हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स, ये 3 एंट्रीज इसकी, और इसी तरीके से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन, ये 3 एंट्रीज इसकी। अब हम इन पे सेट ऑपरेशंस आपको लगाकर दिखाएंगे। सबसे पहला सेट ऑपरेशन आपका कौन सा है, यूनियन। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन, फिर यूनियन कीवर्ड यूज करते हैं, और फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दूसरी टेबल का नाम, दैट इज सेल्समैन, सेमीकोलन, एंटर। ओके, माय मिस्टेक, यहाँ क्या किया, सेल्समैन ही यहाँ लिख दिया और सेल्समैन ही यहाँ लिख, अपनी टेबल को चेंज ही नहीं किया। तो यहाँ पर मुझे नहीं लिखना था सेल्समैन, यहाँ मुझे लिखना था पर्सन्स। तो आप देख रहे हैं क्या हुआ, जो ये वाली टेबल थी जिसमें 3 वैल्यूज थी आपकी 111, 112, 113, और दूसरे वाली टेबल जिसमें क्या था 115, 112, 113। तो इसमें क्या हुआ, 111, 112, 113 फर्स्ट टेबल से, आपके पर्सन्स टेबल से, 115, 112, 113 आपकी सेकंड टेबल से। अब ये मत सोचेगा कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज है। डुप्लीकेट वैल्यूज का क्या मतलब है कि अगर इसके सारी वैल्यूज, सारा रिकॉर्ड, यानी कि अगर मैं 112 की अगर बात करूं तो 112 सिर्फ पर्सन आईडी ना होकर क्या हो, यहाँ भी सेम नाम हो, फर्स्ट नेम भी सेम हो, सिटी भी सेम हो, अगर कुछ ऐसी वैल्यूज होती तो ये उसे एक ही बार शो करता टेबल में, यानी डुप्लीकेट वैल्यू शो नहीं करता। एक ऐसी वैल्यू इंसर्ट करते हैं पहले सेल्समैन टेबल में, कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 113 आईडी का और सेम इंसान जो आपके पर्सन्स टेबल में भी हो, डिका, और वो बागपत से ही है। तो अगर हम ऐसी वैल्यू इंसर्ट करें और फिर यूनियन लगाएं, तो अब देखिएगा एक बार यूनियन, तो अब की बार आप देख रहे हैं पहले वाले यूनियन में कितनी वैल्यूज थी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब के बार वाले यूनियन में कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ 6 ही वैल्यूज है, बल्कि हम एक और एक्स्ट्रा रो इंसर्ट कर चुके हैं अब की बार। फिर भी उसमें कंबाइन करके सिर्फ कितनी रो शो हो रही है, सिर्फ 6 रोज, 7 के बजाय। कैसे, क्योंकि जो 113 था, ये 113 रिपीट हो रहा है। 113 किसके लिए रिपीट हो रहा है, जो अभी हमने इंसर्ट किया सेल्समैन वैल्यू में, डिका और बागपत। ये डिका और बागपत जो है ये 2 बार आ रहा है। ये आपका पर्सन्स टेबल में भी है और ये आपका अपने सेल्समैन वाली टेबल में भी इंसर्ट कराया है। तो ये दोनों बार शो ना होकर सिर्फ एक ही बार शो हो रहा है, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज को ये शो नहीं कर रहा। अगर मैं चाहूं, अगर मैं ये चाहती हूँ कि नहीं ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी शो होनी चाहिए, तो उस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूनियन की बजाय क्या यूज करेंगे, यूनियन ऑल। और अब अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट देखिए क्या है। अब की बार ये डिका वाला आउटपुट भी शो हो रहा है। डिका वाला आउटपुट 2 बार दिखाई देगा आपको, 113 डिका बागपत, 113 डिका बागपत। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाने लगे यूनियन का, तो जैसे मैथ्स में होता है बिल्कुल सिमिलर। तो यूनियन का जो वेन डायग्राम क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वेरी है, या यूं कह लीजिए लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वेरी है, या लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या है, टेबल। इसी तरीके से ये आपकी राइट हैंड साइड वाली क्वेरी है, या यूं कह लीजिए टेबल है। तो यूनियन से क्या मतलब है कि ये और इन दोनों की जो इंटरसेक्टिंग वैल्यूज हैं वो सिर्फ एक ही बार शो होंगी। क्यों, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग एरिया है, वो दोनों में है, तो उसकी 2 कॉपीज क्रिएट होकर नहीं आएंगी, सिर्फ एक ही बार वो डिस्प्ले होगा। यूनियन ऑल में क्या है, ये पूरा सेट अलग से और ये पूरा सेट अलग से, इन सबकी वैल्यूज बेशक से इनमें कुछ वैल्यूज कॉमन होंगी, वो कॉमन वैल्यूज 2 बार क्या है, रिपीट होंगी। ये यूनियन ऑल का है।
देन इज इंटरसेक्शन। ये भी आपने मैथ्स में कर रखा है, यहाँ भी ये बिल्कुल वैसा सा ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो इट रिटर्न्स कॉमन रोज, इंटरसेक्शन शब्द ही बता रहा है आपको। सो इट रिटर्न्स कॉमन रोज फ्रॉम बोथ दी लेफ्ट एंड राइट टेबल्स कह लीजिए या क्वेरीज कह लीजिए। बोथ द सिलेक्ट स्टेटमेंट्स मस्ट बी इंटरसेक्शन कंपैटिबल। ये सेम प्रॉपर्टी आपके यूनियन में भी अप्लाई हो रही थी और ये सेम प्रॉपर्टी आपकी माइनस में भी अप्लाई होगी। So that means the number of columns selected must be same and having the same data type and order. MySQL जो है वो intersect को सपोर्ट नहीं करती, तो उसको यूज करने के लिए हम इनर जॉइन का भी यूज कर सकते हैं, सेम ही रिजल्ट आता है। इसका वेन डायग्राम क्या होने वाला है कि ये एक टेबल है जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये बी टेबल है जो राइट हैंड साइड है। इन दोनों का सिर्फ इंटरसेक्टिंग पोर्शन यानी जो इन दोनों में कॉमन है, सिर्फ वही इसका आउटपुट आएगा जो इन दोनों का कॉमन रिजल्ट होगा। माइनस ऑपरेटर क्या करता है? माइनस ऑपरेटर कह लीजिए उसी का दूसरा नाम क्या है? एक्सेप्ट। सो इट इज यूज्ड टू गेट द यूनिक रोज फ्रॉम टेबल 1, दैट इज द रोज विच आर इन द टेबल 1 ओनली बट नॉट इन द टेबल 2। ऐसे के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइनस ऑपरेटर। यानी टेबल 1 में जो वैल्यूज हैं वो लेनी है, लेकिन वो वैल्यूज जो टेबल इस टेबल 1 में है पर टेबल 2 का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई वैल्यूज है जो टेबल 1 में है और टेबल 2 में भी है तो वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा, यानी इस शेडेड पोर्शन को ये इंक्लूड नहीं करेगा। And both the select statements must be minus compatible. That means number of columns selected must be same, having similar data type and order. MySQL माइनस ऑपरेटर को भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, इसको साइमुलेट करने के लिए हम लेफ्ट जॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका वेन डायग्राम देखिए, ये आधा कटा हुआ चांद जैसी शेप का, सिर्फ इतना ही पोर्शन रिटर्न करेगा, यानी ये उस पोर्शन को रिटर्न नहीं करता जो इस वाइट वाले टेबल का भी हिस्सा हो। So that's all for today. Thanks for watching. Do not forget to subscribe and like the channel. आने वाली वीडियोस में हम बचे हुए टॉपिक्स करेंगे, जैसे कि कुछ theoretical portions related to your networks and societal impacts.